तो चलिए बेटा, हम लोग मॉडर्न इंडिया का जो लास्ट हमारा पार्ट है उसमें सबसे लास्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर पहुंच गए, चूंकि हम पीछे से शुरू किए थे। तो हमारा लास्ट चैप्टर है बेटा उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। यानी यहाँ पर बेटा जो हमारा गांव का एरिया है, कंट्री साइड बोलते हैं इसको, उस एरिया में देखेंगे कि कैसे औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश कानून का इम्पैक्ट पड़ा था, उसका प्रभाव पड़े था, उसमें हमारी मदद सरकारी अभिलेख कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सा तो आपने समझ लिया इस चीज़ को। तो चलिए इस पे देख लेते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं जल्दी से। अब इसमें पहली हेडिंग है बंगाल और वहाँ के जमींदार। अब यहाँ पे मैं देखिए आपको बताता चलता हूँ, इस पूरे चैप्टर में बेटा आप देखिए अंग्रेजों की 3 व्यवस्थाएं थी। मैं यहाँ पे तीनों व्यवस्था लिख दे रहा हूँ, उसी पे मैं डिटेल करूँगा। और वो 3 व्यवस्थाएं कौन सी थी वो आप देख लीजिए। वो 3 व्यवस्थाओं में सबसे पहली व्यवस्था जो उनकी मानी जाती है वो है बेटा, आप दिमाग में रखिएगा, इस्तेमारी बंदोबस्त। याद रखेंगे बेटा, यहां से मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में है, 1793। इसका अन्य नाम क्या है, स्थायी बंदोबस्त है बेटा, याद रखेंगे। इसके अलावा भी एक नाम और है, ये याद रखेंगे, जमींदारी व्यवस्था या तालुकदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था। याद रहेगा 1793 में लागू हुआ था बेटा। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, वो था बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे। अब यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ जो यूपीएससी ने और जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आने से पहले कहाँ पर अपनी सर्विस दे के आया था, एक सैन्य कमांडर के रूप में। तो हमेशा याद रखिएगा वो इससे पहले अमेरिका में था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय वो वहीं पे था। याद रखेंगे 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ है और ये आया है भारत में लगभग 1781-82 के बाद। याद रहेगा, 84 में यहाँ से पोस्ट करते हैं। तो सारी चीज़, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा याद रखेंगे। अमेरिका से आया था, ये आपकी बुक ने दिया है एक चित्र के नीचे, तो मैंने मेंशन कर दिया। हो सकता पूछ ले कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आने से पहले कहाँ पे था, तो आपको याद रहेगा बेटा अमेरिका में था, वहाँ ध्यान रखेंगे। बाकी ये तो याद ही रहेगा, इस्तेमारी बोलो चाहे स्थायी बंदोबस्त बोलो चाहे जमींदारी, कब लागू हुआ, 1793 में। अब चलिए अब डिटेल में आ जाते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। चलिए अब आपकी बुक शुरू करती है। इसमें नियम क्या था, इस्तेमारी बंदोबस्त का नियम सुन लीजिए, सिंपल सा। अंग्रेजों को एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो उनके लिए राजस्व इकट्ठा करे, ठीक है। और वो एक इस समय क्या था बेटा, 1790 के आसपास, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा ले जा रहा हूँ। 1790 के आसपास क्या हुआ कि मंदी आई। मंदी मैंने बताया था बेटा, मंदी में कीमत गिर जाती है, कीमत गिर जाती है। तो जाहिर सी बात है जब कीमत गिर गई तो अंग्रेजों को लगान तो लेना था पूरा, लेकिन जब कीमत गिर जाएगी तो लगान तो किसान दे नहीं पाएंगे पूरा, क्योंकि कीमत उनका जो फसल है वो कम दाम में बिक रही है, तो उतने दाम तो बिक नहीं रही कि वो पैसा दे दें, उतना लगान दे दें। तो अंग्रेजों को लगा कि इस समय खेती भी गिर रही है, और इस समय कह सकते हैं कि 1790 के आसपास ऐसा भारत में समय बेटा, भारत में ऐसे बहुत साल ऐसे समय बहुत बार आए हैं जब मंदी भी जैसा दौर चल रहा है, कीमतें गिर रही हैं। दूसरा बेटा इस समय भारत में एक ऐसा भी मामला चल रहा है कि बहुत सारी जगहों पे अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ पड़ रहा है, तो खेती का स्तर गिरता जा रहा है। तो अंग्रेजों ने लगाया दिमाग कि अगर खेती भी अच्छी हो जाए और हमारा जो लगान है वो भी आता रहे और हमें अपना कोई एक विश्वास पात्र एक वर्ग मिल जाए जो हमारा कभी हमारे खिलाफ कोई विद्रोह करे तो उसकी सूचना और उसको दबाने में हमारी मदद कर दे। देखो कितना दूर तक का सोचा अंग्रेजों ने, और इसको लेकर उन्होंने सोचा कि किसके साथ हम अपना लगान की व्यवस्था लागू करें, और इसको लेकर उनकी बैठक हुई बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके अधिकारियों की, और उन लोगों ने लास्ट में तय किया कि हमें एक ऐसा वर्ग जो मिलेगा वो कौन होगा, जमींदार होगा। जो उस समय के छोटे मोटे राजा भी होते थे उनको जमींदार आप बोल सकते हैं। तो एक कहानी जैसा है आपकी बुक ने दिया है, ये हो सकता है एग्जाम में आए, सीबीएसई पूछ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। एक बर्धमान जगह है बेटा, वो अभी बर्धमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बर्धमान। आप ध्यान रखेंगे यहाँ के एक राजा की बात चल रही है, यहाँ पे बर्धमान की मैं लिख देता हूँ, इसमें बर्धमान, तो ये थोड़ा सा यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आपका लिखा तो है वैसे, लेकिन चूंकि लाइट पड़ती है तो कभी कभी आप विजुअल नहीं कर सकते। तो बर्धमान आज बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे, बर्धमान। याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ के राजा की कहानी है कि यहाँ के राजा की कहानी में क्या था कि इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत मैंने कहा था ना कि जमींदार देंगे, लेकिन अंग्रेज एक मामले में बहुत चालाक थे। उन्होंने एक नियम और तय किया कि अगर समय से कोई भी जमींदार हमारा लगान नहीं चुकाएगा तो उन्होंने एक कानून बनाया था बेटा, सूर्यास्त कानून। ये एग्जाम में आएगा भाई, ये आ सकता है। सूर्यास्त कानून क्या था कि समय के अंदर, जिस समय को मैंने निर्धारित कर दिया है, अगर उस समय के अंदर आपने राजस्व नहीं दिया तो आपकी पूरी जिम्मेदारी
नीलाम कर दी जाएगी और वो दूसरे को सौंप दी जाएगी जो नीलामी में उसकी बोली लगाएगा ऊंची। ठीक है, तो एक कहानी है बर्दवान के राजा। जाहिर सी बात है इनके बर्दवान के इलाके की नीलामी हो रही है, तो आप समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है इन्होंने राजस्व सही समय से नहीं चुकाया होगा सूर्यास्त कानून के अनुसार। तो नीलामी जब हो रही थी तो नीलामी में बहुत सारे लोग ऊंची बोली लगाने आए। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें इन्हीं के जो राजा के लोग थे, इनके नीचे काम करने वाले या इनके परिवार के लोग ही आके बोली लगाए और वो ज़मीन या कह सकते हैं उनका एरिया पूरा फिर से कर लिया था। तो लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि ये थोड़ी सी घटना इस नाते मैंने आपको बता दी कि अब यहाँ से आपको एग्जाम में पूछेगा इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था। तो शुरुआत से क्या लिखना शुरू करेंगे, इस बंदोबस्त व्यवस्था को हम क्या व्यवस्था से जानते हैं, अस्थाई जमींदारी। कब से लागू हुआ, 1793। उस समय गवर्नर जनरल कौन था बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने यह तय किया कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग चाहिए जो हमारे लिए लगान भी सही समय से दे दे, प्लस खेती में भी अच्छा उपनिवेश किए। अब यहां से पॉइंट वाइज बता रहा हूं, देख लीजिएगा, आप यही सब लिखिएगा भाई पॉइंट। देखिए यहां पे आप देख लीजिए, पहला एक तो हमें ऐसा वर्ग मिल गया जो हमारा क्या होगा, राजस्व इकट्ठा करेगा, हमारे लिए विश्वास पात्र होगा, जो हमारे लिए क्या इकट्ठा करेगा बेटा, लगान, राजस्व जिसको कहते हैं। दूसरा, विद्रोह के समय हमारी मदद करेंगे, यस हमारी मदद करेंगे, ये भी याद रखिए। चौथा यहां पॉइंट कि खेती में निवेश करेंगे। निवेश कौन करेगा बेटा, जमींदार। क्या सोचा था अंग्रेजों ने, निवेश में क्या क्या करेंगे, अच्छा जुताई करा देंगे, जमीन की जुताई अच्छे से कराएंगे, सिंचाई अच्छी कर देंगे, बीजों का इस्तेमाल अच्छा करेंगे, आप कह सकते हैं उर्वरक जिसको आप खाद बोल सकते हैं, खाद का इस्तेमाल करेंगे। इनसे क्या होगा, जो जमीन खराब है वो जमीन क्या हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो एक देखिए, एक तीर से कितना शिकार कर रहे हैं वो जमींदारों को रख के, और तो उनको उनकी ताकत को कम करने के लिए, यहां सब मैं बता रहा हूं, आगे दिया हुआ है सब, मैं यही डिटेल बहुत कर दे रहा हूं कि पांचवा फिर इनके पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मैं पांचवा पॉइंट ऊपर लिख देता हूं बेटा। पांचवा पॉइंट क्या किया, इन पे जमींदारों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कहा, कौन सा चीज, कि समय से हमें मिलना चाहिए, एक निर्धारित समय के भीतर नहीं दोगे तो नीलाम करवा देंगे। पांचवा के बाद छठा एक और पॉइंट लिखा, कहा कि यार ये लोग अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत सैनिक रखते थे, लठैत बोलते हैं, याद होगा आपको, लठैत लाठी वाले रखते थे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने कहा, और प्लस बेटा आपको याद होगा कि जमींदारों के पास थोड़ी बहुत शक्ति ये होती थी कि अपने गांव के फैसले सुना सकते थे, न्याय कर सकते थे, याद होगा आपको। इन सारे फैसलों में कटौती कर दी और कहा एक नया पद उस समय ले आया जो आज भी चलता है, हमारे लिए सबसे अच्छा पद माना जाता है, कलेक्टर, जो राजस्व सिलेक्शन करे। और इस कलेक्टर ने ही जमींदारों की शक्ति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया कि जो न्याय की शक्ति, जो उनको पुलिस रखने की, पुलिस मतलब छोटे कुछ स्थानीय पुलिस रखने की शक्ति जमींदारों के पास थी, वो किसके माध्यम से कंट्रोल हो गई, कलेक्टर के। तो देखिए ये 2 पॉइंट से आप समझ गए कि जमींदारों को कैसे कंट्रोल किया, और वो 4 पॉइंट से आप समझ गए कि जमींदारों का इस्तेमाल कैसे उन्होंने किया। लिख लेंगे अब भाई, इस्तेमारी में बहुत कुछ पॉइंट दिमाग में रखिएगा बेटा और इसको अच्छे से मेंशन करिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप ये पॉइंट पढ़ लेना, अब आपका काम यही है। इसमें कुछ पॉइंट दिया कि उस समय जितनी भी नीलामी होती थी 50% फर्जी होती थी, तो फर्जी क्यों नहीं होगी, उन्हीं के परिवार वाले ले रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार ले रहे हैं, तो नीलामी कैसी मानी जाती थी, फर्जी मानी जाती थी। ये सब आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, लेकिन हाँ देखिए थोड़ा सा ये चित्र देख सकते हैं, पूछ सकता है ये चित्र ऐसे काट के, ये कहाँ का चित्र है, ये आप देख लो, कलकत्ता में स्थित राजमहल है, इसको डायमंड हार्बर बोलते थे। भाई मैं बता दे रहा हूं, ये चित्र ऐसे उठा के पूछ लेगा, ये कहां का है चित्र, कलकत्ता का डायमंड हार्बर है, ये किसी जमींदार का है, पढ़ लीजिए आप। बर्दवान के राजा, जिसका अभी नीलामी की बात मैं कर रहा था, क्या नाम है इसका, डायमंड हार्बर रोड पे उसका राजमहल। देख लीजिए इस चित्र को, थोड़ा बिठा लीजिए, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं, ये चित्र ही काट के पूछ लेगा ये चित्र कहां का है, डायमंड हार्बर रोड पर बर्दवान के राजा का महल। अब बर्दवान के राजा को मैं दिखा देता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के पर्पज से भी अभी जल्दी से आपको दिखा देता हूं, फिर इसके महचंद के बारे में बता दूं, फिर मैं पीछे आता हूं। ये देख लीजिए, मैं ये डायरेक्ट यहां ला रहा हूं आपको, ताकि आप जोड़ लीजिए लिंक। देख लीजिए बेटा, इस्तेमारी बंदोबस्त जब लागू हुआ था तो यही पूछेगा कि बर्दवान का उस समय राजा कब कौन था जब नीलामी हुई थी। वो राजा था तेजचंद्र। क्या नाम था, अब यही क्वेश्चन बन गया, सीबीएसई पूछ लेगी कि जब बर्दवान के राजा की नीलामी हुई थी उसके प्रॉपर्टी की, तो उस समय वहां का राजा कौन था, जो बार बार मैं राजा बोल रहा था, वो राजा कौन था, तेजचंद।
देखिए लिखा है, जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेज चंद बर्धमान का राजा था। याद रहेगा, एक क्वेश्चन ये बन गया। आपका एक और पूछेगा कि कौन सा ऐसा वहां का राजा था बर्धमान का जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, अंग्रेजों के लिए काम करता रहा, जो मैंने अभी बताया था कि जमींदार इनके लिए एक विश्वास पात्र वर्ग बनेगा। और यही है आपके तेज चंद के बेटे मेहताब चंद, जिनका चित्र यहां बना हुआ है बेटा। ये बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि उनके वफादार बने रहे और इन्होंने बहुत सारी सूचनाएं विद्रोहियों के खिलाफ, विद्रोहियों की गुप्त सूचना इन्होंने दी थी। तो आप देख लीजिए, ये लिखा है कि मेहताब चंद के शासन में बर्धमान की जमींदारी काफी फली फूली। तो जाहिर सी बात है, जमींदारी फलेगी ही फूलेगी जब आप अंग्रेजों की मदद करेंगे। और ये देखिए ये पढ़ लीजिए लाइन, संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। बहुत सारे हमारे संथाल वीरों को मरवाने में भी इनका योगदान रहा और 1857 की विद्रोह का भी रहा। याद रहेगा बेटा, मैंने इस नाते इस चित्र को जोड़ दिया जो आपके काम आ जाएगा। अब से कर लेंगे, बर्धमान का कौन सा राजा था? तेज चंद, और उसका बेटा मेहताब चंद। हो जाएगा भैया? चलिए हो गया। अब आ जाइए जल्दी से पीछे, ये भी मैंने बता दिया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस 1785 में चित्र थॉमस कैन्सबारो ने बनाया था। तो ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा ये पहले कहां था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस कहां का कमांडर था? अमेरिका में, ब्रिटिश कमांडर। याद रहेगा, अमेरिका बता दिया हूं भाई, अब समझ में आ गया होगा लाइन से, समझ रहे बेटा? ये सब जीएस का क्वेश्चन है, ये जीएस का है भाई। तेज चंद महचंद वाला जीएस का नहीं है, वो सीबीएसई लेवल का है, लेकिन ये जीएस का है, जो पूछ सकता है कि उस समय वो कहां पे था। तो जनरली अमेरिका दे देगा, तो बहुत अगर आप पढ़े नहीं है तो आप तुक्का भी अमेरिका नहीं लगाएंगे। अब आप अमेरिका लगा लेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। बाद में 1793 में यहां लागू करवाया उसने, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए और देख लेते हैं। इसके बाद यहां पर तो खत्म हो गया। अब यहां पर भारत में क्या बोलते थे उस समय, थोड़ा मुझे कोई बताएगा? भारत में जो राजस्व इकट्ठा करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? खासकर आप कह सकते हैं, मैं फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, खास कभी सुना हो। सामंत बोलते थे, या कुछ एक नाम समाहर्ता, आप समाहर्ता सुने होंगे। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर है बेटा। समाहर्ता का मतलब जमींदार ही अंग्रेजों के लिए गांव का लगान का समाहर्ता था, लगान को उनको कलेक्ट करके देने वाला व्यक्ति था। समाहर्ता मतलब लगान को कलेक्ट करने वाला। तो यहां इस समय कौन था उनका? जमींदार। याद रहेगा, इसी नाते मैंने समाहर्ता कर दिया। ये जीएस में आ चुका है, ये जीएस का क्वेश्चन था, ये जीएस का क्वेश्चन था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और बाकी सीबीएसई लेवल पे आप तैयार करते रहिए। चलिए अब आइए, इसके अलावा बेटा आप पढ़ लीजिएगा कैसे। तो अब एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा एक सीरीज बना दे रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं तो कर लीजिएगा। देखिए बेटा, थोड़ा यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, स्टेप आपको बना देता हूँ, सिकदार से बना देता हूँ आपका। मुझे तो इंग्लिश में पता है, अंडर रैयत बोलते थे। यहाँ पे आपका उसके उन किसानों को क्या बोलते थे भाई, जो ताल्लुकदारों के नीचे काम करते थे बेटा? कौन से रैयत बोलते थे? सिकदार। देखो उसमें क्या दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में, आप एक बार देखो। सिकमी बोलते थे। वेरी गुड। देखिए बेटा, आप यहां समझ लीजिए। फिर से लिख दे रहा हूं, वो थोड़ा सा सिकमी रैयत, ये समझ लीजिए। इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा। इनसे ऊपर था आप कह सकते हैं खुदकास्ट, आप पढ़ चुके हैं मुगल काल में। खुदकास्ट, पहिकास्ट, खुद की खेती पे जो करते थे खुदकास्ट होते थे, याद होगा। और जो किराए पे करते थे पाहिकास्ट थे, याद करिए, मुगल काल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदकास्ट रैयत। इसके बाद बेटा मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, इनको बोलते थे खुदकास्ट के बाद जो धनी रैयत होते थे उन्हीं को बोला जाता था ताल्लुकदार। यानी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन से रैयत बेटा? धनी किसान या धनी रैयत। रैयत मतलब किसान होता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। और इनसे ऊपर कौन था? जमींदार। ठीक है, अब मैं जल्दी से यहां जोड़ रहा हूं। देखिए, सिकमी रैयत का मतलब अंडर रैयत, जो रैयत के नीचे काम करता है, जो धनी किसानों के नीचे काम करते हैं किसान, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिकमी रैयत। हो सकता है एक नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में लिखने के लिए कि सिकमी रैयत कौन होते थे? जो किसके नीचे काम करते थे बेटा? रैयत के नीचे। धनी किसानों के नीचे काम करने वाला किसान क्या होता था? सिकमी रैयत। याद रहेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रैयत, रैयत के नीचे रहने वाला अंडर रैयत। इंग्लिश में बहुत आसान है। खुदकास्ट अपनी जमीन पर, और खुदकास्ट
तालुकदार के नीचे तालुकदार, बहुत बड़ा किसान जो होगा तालुकदार था। और आपको याद होगा इस चैप्टर में बाद में एक हेडिंग है पूरी कि जमींदारों से ज्यादा अच्छी पोजीशन पे कौन आ गए थे? तालुकदार। ये बताया हूं मैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा अलग से कि तालुकदारों की पोजीशन। और किसान ज्यादा नजदीक किसके थे? और इवन आपको पता होगा कि तालुकदार ही वो व्यक्ति होते थे जब जमींदार की कभी कभी नीलामी होती थी, अगर इनके रिश्तेदार नहीं खरीद रहे तो खरीदता कौन था? तालुकदार ही उनकी नीलामी को खरीद लेता था पूरा। याद कर लिए। तो मजबूत पकड़ किसने बनाई थी पूरे गांव में बाद में? और ताल्लुकदार शब्द ताल्लुक से निकला है। ताल्लुक मतलब मैंने आपसे ताल्लुक रखा, एक आपसे रिश्ता रखा, उसी से निकल गया ताल्लुक। और उसी से आजकल एक नया वर्ग है, जब आप तहसीलदार बन गए कहीं, एमपीपीएससी निकल गया या यूपीपीएससी, तो आपका एक पद होता तहसीलदार, तहसील बोलते हैं। वैसे में इलाके को बोला जाता ताल्लुक। आप देखिएगा जब आपके किसान भाई खाता होता आप देखेंगे तालुका कौन सा है, परगना कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ताल्लुक वहीं से निकला, ताल्लुकदार जो ताल्लुक रखता है स्थानीय, तो उससे ताल्लुक बोलते हैं। ये सबसे चीज़ें ध्यान रखें। इतना समझ में आ गया भैया? कर लेंगे। जमींदार के नीचे धनिक किसान, उसको क्या बोलते थे? उसके नीचे थोड़ा छोटा किसान, लेकिन वो भी धनी है, अपनी इतना खेती है कि अपने पे खेती कर रहा है, और जो दूसरे पे करेगा या पई कास्ट या सिकमी रैयत या अंडर रैयत। सिंपल सा आप बना के लिख लीजिएगा। चलिए, ये इस नाते लिख दिया बेटा। अब यहाँ लिखा भी है, आप देख लो, रैयत शब्द का प्रयोग खुद कास्ट नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे देते थे। तो ये किससे करवा रहे हैं? अगर आपसे पूछे तालुकदार किससे करवाते थे, तो डायरेक्ट आप कह देना सिकमी रैयत से। किससे करवाते थे? सिकमी। और ये डायरेक्ट किससे करवाते थे? इससे और इससे। याद रखेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर एग्जाम में पूछेगा तालुकदार किससे करवाते थे राजस्व वसूलते थे, क्योंकि ये खुद किसान है, आप इसको हटा दीजिए बीच में से। मैं ऐसे मान लीजिए तो सीरीज में समझा दिया। तालुकदार किससे लेते थे? सिकमी। और ये तालुकदार, ठीक है, रैयतों से लेते थे। इस तरीके से होगा। चलिए, ये आपका हो गया बढ़िया से। अब लास्ट आज का एक पॉइंट और समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो उसको देख लेंगे। चलिए, ये तो हमारा इस्तेमाली काफ़ी कुछ हो गया है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी कुछ। अब एक नंबर वाला देख लें कि अगर आपसे पूछे कि गांव में जमींदारों का वो कौन सा अधिकारी था, जो एनसीईआरटी आपने दिया है, जो जाके राजस्व वसूलता था, जमींदार थोड़ी जाएगा, वो भी तो अच्छी पोजीशन में। अमला, क्या बोलते थे? अमला। एक नंबर का क्वेश्चन ये आएगा भाई, देख लीजिए। जमींदार का समाहर्ता कौन था? राजस्व संग्रहकर्ता क्या था? कौन था? अमला। और अंग्रेजों का समाहर्ता कौन था? जमींदार। याद रखेंगे, समाहर्ता मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाला। ये आपको गुप्त काल में और आपके मौर्य काल में अधिकारी मिलेंगे समाहर्ता नाम से। याद रखेंगे बेटा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब काफी कुछ। अमला याद रखना आप लोग बेटा, थोड़ा देख लेना अमला, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अमला ये आ सकता है बेटा, थोड़ा सा। चलिए कर देते हैं, फिर ये भी खत्म हो गया। आप ये, इसके बाद एक शब्द और मिलेगा बेटा, बहुत जगह पे तालुकदार का नाम बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग है। शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में तालुकदार बोलते हैं, कहीं कहीं पर इनको क्या बोलते हैं? जोतदार, या कहीं कहीं पर मंडल, और कहीं कहीं पर हवलदार। ये सारे नाम हैं, ये आप देख लेंगे आगे, कहीं मैं दिखा भी दूंगा। ये सब हैं बेटा, जोतदार, मंडल, हवलदार, तालुकदार, सब एक ही नाम है, कहीं कहीं अलग अलग नंबर पे बोलते थे। याद रहेगा भैया? तो थोड़ा याद रखेंगे। चलो, चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये तो चिन्नी का हो गया, जार चिन्नी में बताया था। उस समय के देखिए, ये उस समय के मकान हैं, ये आपके तालुकदारों के, जो जार चिन्नी नामक एक व्यक्ति ने बनाया था, जो भारत में 23 वर्ष तक था। यहाँ पे याद रखेंगे 23 वर्ष रहा है, उसने बंगाल में चित्र बनाया था। वो था आपका डायमंड हार्बर वाला राजमहल, किसका था? जमींदार का था। और ये किसका है? तालुकदारों का है। ये थोड़ा सा सिंपल सा ध्यान रखें। चलिए, ये तो आप पकड़ लिए, पढ़ लीजिएगा बेटा, इसमें कैसे क्वेश्चन आए। ये देखिए जो मैं बना रहा था बेटा, जो मैंने अभी बना के आपको बताया था। सबसे ऊपर अंग्रेज, अंग्रेज के नीचे जमींदार, और जमींदार के नीचे दो, एक जोतदार या तालुकदार या रैयत, मतलब ये भी दोनों एक ही हैं। और ये किससे ले रहे हैं? सिकमी। और ये भी किससे ले रहे हैं? सिकमी। समझ में आ रहा बेटा? ये सीक्वेंस बना सकते हैं आप, देख लीजिए। कर लेंगे बेटा, मतलब बाद में अपनी पोजीशन मजबूत कर लेगा, बाद में पोजीशन मजबूत कर लेगा। चलिए, ये भी आपको हो गया। अब ये क्वेश्चन बनेगा क्या? आप कह रहे हैं सर बन गया, अब एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, हो सकता है हार्ड पूछ ले। तो कहेगा कि ग्रामीण बंगाल में, जो बंगाल का गांव था, वहां में शक्ति के धारक कौन कौन से थे, उसका एक मतलब सचित्र वर्णन कर दीजिए। तो जो बढ़िया बना के लिख देंगे। अब आपको समझ में आ गया वहां के शक्ति पावर कैसे कैसे बटी थी। जमींदार पहले, सबसे ऊपर कौन बेटा? अंग्रेज। अंग्रेज के बगल में दो और, सब पहले करेंगे आपको जमींदार, जमींदार के नीचे जोतदार या तालुकदार या मंडल या हवलदार, इसके नीचे सिकमी, और इनके नीचे भी सिकमी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सिकमी रैयत वो रैयत होते हैं जो
दूसरों के खेतों पे खेती करते हैं, अंडर रैयत काम करते हैं। चलिए ये भी आपका हो गया बेटा, ये भी आप कर लेंगे। बाकी ये जोतदार का दिया है, इसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में एक व्यक्ति का नाम मैंने बता दिया था, बुकानन। याद रखेंगे, फ्रांसिस बुकानन डॉक्टर था। पहला तो क्वेश्चन यही याद रखो कि वो चिकित्सक था। अभी मैं उसकी डिटेल आगे बताऊंगा, पैराग्राफ में पूरा है उसका, फ्रांसिस बुकानन का। और वो चिकित्सक रहा है, उसी ने जोतदारों के बारे में सबसे अच्छा ताल्लुकदारों के बारे में वर्णन किया है। उसने संथाल लोगों के बारे में, पहाड़िया लोगों के बारे में, और प्लस अभी किसकी बात की, ताल्लुकदारों के बारे में सबसे अच्छा वर्णन किया है। इसी की डायरी से सबसे ज़्यादा पता चलता है। चलिए फिर ये भी ख़त्म हो गया बेटा। बस ऐसे सौदे बड़े पैमाने पे हुए, बर्दवान की जिम्मेदारी बिकी, ये भाई साहब के बारे में बता ही दिया, और बाद में ताल्लुकदारों ने पकड़ बना ली। अब यहाँ पर लास्ट आज का 2 लाइन, जो इसके बाद आगे इसी पे बात करेंगे। कौन सी ऐसी अंग्रेजों की रिपोर्ट थी जो बहुत फेमस हुई थी 1800 के बाद, और वो थी 1813। इंपॉर्टेंट ये है, 13 की एक रिपोर्ट थी, 5वीं रिपोर्ट अंग्रेजों की आई थी, समिति ने आई थी, उसने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में बहुत कुछ ये ताल्लुकदार, जमींदार और अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी की बात की गई है। इसमें मैं डिटेल बात करूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी की बात की है। याद रखेंगे इसमें कितने पृष्ठ थे, 5वीं रिपोर्ट में कितने पृष्ठ थे, पेज कितने थे, 1002 पेज था, और प्लस 800 पेजों में केवल जमींदारों, ताल्लुकदारों, इस सब का वर्णन है। तो 1002 याद रखें मोटा मोटा, और बाकी 5वीं रिपोर्ट कब आई। इंपॉर्टेंट यही है बेटा, केवल आप ये दिमाग में रखना, कब आई थी। और इसी रिपोर्ट ने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल भारत और चीन से एकाधिकार व्यापार का प्राप्त है, कि क्या ब्रिटेन में बैठे हुए सारे और कंपनियां और उद्योगपति बेवकूफ हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही लाभ कमाएगी। और इसी के बाद आपको याद होगा कि जैसे ही 1857 का विद्रोह खत्म होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है 1858 से, और ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, जीएस का क्वेश्चन है बेटा। यही सब रिपोर्ट थी। आप पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सी रिपोर्ट ऐसी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को, ब्रिटेन में संसद में बहुत बहस हुआ था, और इसी रिपोर्ट पे बहस सबसे ज़्यादा हुई थी कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम करनी चाहिए कि नहीं, और कम हो भी गई। आपको याद रखेंगे, याद रहेगा भैया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, तो आगे चलेंगे, फिर इसको देखेंगे, इसके आगे का पॉइंट आपको दिखा देंगे, बता देंगे। चलो।